तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपने क्वार्टर थ्री के सीरीज में अब कुछ आरई ट्रांजिशन के बिजनेस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीमियर एनर्जीज की। सो ये वीडियो पूरा आपका प्रीमियर एनर्जीज के बारे में होगा। अब इसमें हम लोग पूरे एंड टू एंड डिस्कशन करेंगे, जितने भी कंसर्न्स हैं, इनके नंबर्स कैसे आए हैं, सेक्टर का आउटलुक कैसा है, और सिल्वर प्राइसेस वगैरह के बारे में क्या इशू चल रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। सो अब देखिए, जब हम इस सेक्टर को देख रहे हैं क्वार्टर थ्री के बाद, तो आपको इस चीजों को पहले ध्यान में रखना है कि सेक्टर में चल क्या रहा है। तो अगर आप पूरा ब्रॉड बेस आरई ट्रांजिशन वाला थीम देखोगे, तो यहाँ पे क्या क्या अनसर्टनिटीज की बातें चल रही हैं मार्केट में। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आपके रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होते हैं। तो उन सभी के कंटेक्स्ट में आपको देखना है कि ये तो एक चीज है जो आपकी न्यूज़पेपर्स वगैरह में चलते हैं, और एक्चुअली में बिजनेस के नंबर्स कैसे आते हैं, सेक्टर के आउटलुक क्या है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें सेक्टर के बारे में समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल सेक्टर के डिमांड के बारे में बात करें, तो पहले आप ये देख लीजिए कि कुछ समय से, पिछले कुछ दो या तीन महीनों से, तो पहले कंसर्न्स क्या चल रहे हैं। सबसे पहले आपका एक पीपीएस वाली बात चल रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास लगभग 40 से 50 मेगावाट के पीपीएस आपके साइन नहीं हुए हैं, है ना। अब उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जब हम अपने डेवलपर्स वाले कंपनीज को डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्वी सोलर होल्डिंग्स, ओडियाना वगैरह को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम उसको अच्छे से टैकल करेंगे। फिर दूसरा कंसर्न चल रहा है आपका कनेक्टिविटी के बारे में। अब कनेक्टिविटी के पॉइंट्स क्या है, उसका बेस्ट से कैसा रिलेशन है, उसको जब हम लोग अपने बेसिकली ट्रांसमिशन वाली कंपनीज को डिस्कस करेंगे, पावर ग्रिड या फिर आपकी ट्रांसलेट लाइटिंग होगी, पेस्ट डिजिटेक हो गई, बोनाडा होगी, जब इस तरह की कंपनीज को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको उसके बारे में अच्छे से आइडिया लगेगा। फिर अब देखिए, तीसरा चीज है, ऑर्डर बुक में कंपनियों को स्लो डाउन दिखता है। बातें होती हैं कि ओवर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है सेक्टर में। अब ये सारे जो क्वेश्चन है, इसको समझना है अगर आपको, तो आप ये देखिए कि अगर आप पूरे सेक्टर को देखोगे, तो यहाँ पे लेट मी शेयर वन स्लाइड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो ये प्रीमियर एनर्जीज का इस क्वार्टर का पीपीटी है। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, ये रहा। अब देखिए, कितने भी हम लोग ओवर कैपेसिटी की जब बातें करते हैं, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में हमारे जो पूरी मॉड्यूल्स होती है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होती है। आपकी मोनो पीईआरसी, टॉपकॉन, फिर एचजीटी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो कि वाड़ी एनर्जीज ने अपने यूएसए वाले प्लांट में किया हुआ है। अब ये सारे टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होती है। जब आप देखते हो ना कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसिशन कैसे होता है, जब आप एक से बेसिकली दूसरे की तरफ बढ़ते हो, तो अगर आप चाइनीज मार्केट को देखोगे ना, तो चाइनीज मार्केट में ऑलमोस्ट 90-100% जो भी टेक्नोलॉजी है आपकी मोनो पीईआरसी है ही नहीं। वहाँ पे पूरा आपका टॉपकॉन बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब टॉपकॉन में भी बहुत अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। वहाँ पे आप देखिए, जो मोनो पीईआरसी होता है, वहाँ पे M12 इस तरह की बातें होती हैं। फिर जब आप अगर टॉपकॉन की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे G12 आर्ट की बातें होती है। जैसे विक्रम सोलर को जो आप देखोगे, तो वहाँ पे भी वो लोग उस टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन करने की बात करते हैं। सिमिलरली जब आप एमीवे फोटोवोल्टिक्स को देखते हो, तो वो लोग भी इस बारे में बातें करते हैं। हम लोग ये सारे बिजनेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन वीडियोस में। तो बेसिकली, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की बात है। तो जब भी आप देखते हो ना कि सेक्टर है, सेक्टर में सभी को चाहिए कि वो लोग एक से एक बेटर स्टेज की तरफ चले, तो समय के साथ लोगों को टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन करना पड़ता है। अब जब भी आप ओवर कैपेसिटी या कितने मॉड्यूल्स की कैपेसिटी है हमारे कंट्री में, जब आप इस चीजों को देखते हो, तो उसको आप इस कंटेक्स्ट में देखिए कि साथ ही साथ जो हमारे मॉड्यूल मेकर्स हो गए, सेल्स मेकर हो गए, कि वो लोग कितने अपने टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वहीं पे जैसे एक रेस होती है, तो वहां पे पहले 100 प्लेट्स होंगे, सब लोग मॉड्यूल्स बनाना शुरू किया। अब कौन उस टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपकी जो सेल्स होते हैं या फिर मॉड्यूल्स होते हैं, उसकी जो इफिशिएंसी होती है, मतलब इफिशिएंसी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सोलर सन की एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को आप कितना एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओगे, तो उसकी इफिशिएंसी पैरामीटर होता है। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हो, तो उसकी पैरामीटर्स बढ़ जाती है। तो जब आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी जो सेल्स की साइज होती है वो बढ़ती है, तो वहां से आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है। तो वहां पे जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है, सिल्वर के पेस्ट लगते हैं वहाँ पे, कंडक्टिंग मटेरियल की तरह यूज होता है, तो जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो भी कम होती है। तो अब देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि पूरे सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण बहुत सारा कंसर्न है। तो उसमें जैसे जैसे जो कंपनीज होगी, जो उस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाएगी, तो वो लोग अपने इस प्राइसेस की जो चेंजेस है, इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। और अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है, सो आप यहीं पे ये देखिए, दूसरा चीज क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का आपने देखा होगा कुछ, आई थिंक 1 या 1.5 मंथ्स पहले, बेसिकली एक ऐसा ड्राफ्ट रेगुलेशन एक सर्कुलेट हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो नए मॉडल्स मेकर्स है, उसको फंडिंग देने से ही बंद कर दिया। अब ये चीज यहाँ से कैसे रिलेटेड है, तो पहले आप ये देखिए कि जब मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर इंडिया में पूरी एएलएमएम अप्रूव्ड लिस्ट की जितनी भी कैपेसिटीज है, उसमें कुछ आपके 1 मेगावाट से कम के हैं, कुछ 1 से 3 मेगावाट के, और कुछ जैसे वारी हो गया, विक्रम हो गया, फिर प्रीमियर हो गया, इनके सभी 10 या उससे ज्यादा मेगावाट के हैं। अब यहीं पे कैसे अंतर आता है, सो देखिए, अब
सेक्टर जो है धीरे-धीरे आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपको पहले मॉड्यूल से सेल्स पे जाना है, सेल्स से आपको इनगॉट्स और वेफर्स में जाना है। अब सोचिए, जैसे-जैसे आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बढ़ते हो ना, तो वहाँ पे जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, प्लांट की रैंप अप जो करना होता है, प्लांट का ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा, वो सारा इंक्रीज़ होते जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक आप टफ टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि मतलब जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, वो सर्वाइव कर पाएँ। तो वहाँ पे ऐसे जो छोटे प्लेयर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी प्रेशर है कि अभी देखिए ऑलरेडी इंडिया में मॉड्यूल्स के प्लांट्स तो बहुत सारे आ गए हैं। तो अब एक यहाँ पे जो नया प्लेयर आएगा आपकी इंडस्ट्री में, तो दैट पर्टिकुलर कंपनी विल फेस द प्रेशर ऑफ गोइंग इनटू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्विकली। अब उनको उतना एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो वहाँ पे वो लोग अपने मार्जिन्स को, अपनी एफिशिएंसी से अपने प्लांट को कैसे कैसे रैंप अप कर पाएँगे, वो वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब यहीं पे जब मैंने आपको अभी दिखाया कि अलग-अलग स्टेज के प्लांट्स हैं, कुछ 1 गीगावाट से कम के हैं, कुछ 10 गीगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स जिसके पास ज़्यादा मॉड्यूल और सेल मेकिंग कैपेसिटी होगी, तो एक तरह से आप इसको ऐसे कह लीजिए, उनको अर्ली मूवर्स एडवांटेज हो जाएगा। उनके प्लांट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। वो लोग धीरे-धीरे जैसे ALMM2 की जो लिस्ट है बाय द जून FY 26 में आने वाला है, उसके पहले उनके कुछ प्लांट्स हैं, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो वो जो कंपनीज़ होगी, वो अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की जो जर्नी होगी आने वाले समय में इनगॉट्स और वेफर्स की तरफ, वो और ईज़िली बढ़ पाएँगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन आया है, इस कॉन्टेक्स्ट में है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन ये नहीं है कि आप जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनको फंडिंग देना बंद कर दीजिए। रादर फंडिंग उनको देनी है जहाँ पे दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग दिस ट्रांजिशन। तो वहीं पे ऐसी बात है कि लगभग ऐसे जो वेफर्स वाली जो कंपनीज़ है ना, जो वेफर्स बनाने के लिए वही कंपनीज़ एप्लीकेबल होंगी, जो उनके पास ऑलरेडी 10 मेगा गीगावाट का आपका मॉड्यूलर सेल प्लांट है। तो आपको इन सभी कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे ओवर कैपेसिटी के क्वेश्चन को देखना है। और ऑलरेडी अभी जैसे अगर आप देखेंगे पूरे सेक्टर के बारे में ये कहा गया है, जैसे कोटक महिंद्रा की कुछ आई थिंक रिपोर्ट के बारे में कंपनी ने बात किया, और आई थिंक 1 या 2 महीने पहले आई थिंक नोवामा की भी रिपोर्ट एक सर्कुलेट हुई थी। तो अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो द एक्सपेक्टेशन वाज़ कि भई FY 26 के एंड में जो पूरी सेल की इंडिया में बेसिकली आउटपुट होगी, वो लगभग 50-60 गीगावाट के आसपास थी। बट क्या होता है कि कंपनी भी यही कहता है कि एक्चुअली क्या होती है कि एक होता है आपने कैपेसिटी अनाउंस कर दी, बट इन रियलिटी उसको ग्राउंड पे कैपेसिटी लगाना, उसको रैंप अप करना और उससे एक्चुअली आउटपुट प्रोड्यूस करना और मार्केट में सेल करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो अब जब आप रियलिटी को देखते हो ना, जो पहले एक्सपेक्टेशंस था कि मतलब ये जो पूरे ओवर कैपेसिटी के बारे में जो बातें हो रही हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो लोगों ने सोचा था कि भई जितना सेल्स आने वाला है, बट द एंड ऑफ FY 26 वो लगभग आपकी 54 गीगावाट आने की बात थी। बट इन रियलिटी जब आप देखते हो ना, तो इंडिया में अगर आप ओवरऑल सेल्स की सप्लाई देखोगे ना, तो लगभग अभी 20-25 गीगावाट के आसपास ही है। ये मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अलग होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन अलग होता है। वहाँ पे आपको प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर लेना पड़ता है। अब यहीं पे मैं दोनों चीज़ों की बात करता हूँ। एक आपको मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं, एक आपकी सेल्स के बारे में बात करते हैं। अब जो मॉड्यूल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है आपका, वो आपका अप्रॉक्सिमेट 70-75% पे होता है। तो जभी भी आप ALMM लिस्ट को देखते हो ना, जब लोग बातें करते हैं कि 150 गीगावाट हो गया है, तो पहले आपको वहाँ पे ये देखना है कि उसमें से कौन 1 गीगावाट के प्लांट्स हैं, कौन 3 गीगावाट के प्लांट है, कौन 10 गीगावाट के प्लांट है। पहला ये चीज़ देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि कौन-सा इनमें से सेल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। अब सपोज़ कीजिए अडानी को एक प्लांट लगाना है 10 गीगावाट का, तो क्या वो 1 गीगावाट वाले प्लांट के पास जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। दूसरा, वो तो उसके पास ही जाएगा ना जिसके पास मॉड्यूल्स की बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। क्योंकि इंडिया में जो पूरी थीम चल रही है आपकी नॉन DCR से DCR मार्केट की तरफ आने की बात कर रहा है। तो द पॉइंट व्हिच आई वाज़ ट्राइंग टू से कि अभी इंडिया में एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वो लगभग आपकी 30 गीगावाट होने की बात बात कहते हैं। और अभी जो ओवरऑल इंडिया में प्रोडक्शन है लगभग आप देखेंगे ना, लगभग 90% सेल्स प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होती है, वो लगभग 90% होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 25 गीगावाट अभी इंडिया में पूरी सेल्स की कैपेसिटी है, तो आप उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यू विल फाइंड कि लगभग 20 गीगावाट ही एक्चुअली प्रोडक्शन है। अब इंडिया में डिमांड कितना है? ये तो मैंने बेसिकली सप्लाई साइड की बात कर दी। अब जो एक्सपेक्टेड है इन द FY 27, जो ओवरऑल आपकी सेल की डिमांड है बेसिकली, जो आपके बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, आपके पीएम मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना है, पीएम कुसुम में आप देखते हो, अभी आपने रिसेंटली देखा शक्ति पंप हो गया, ओसवाल पंप हो गया, जीके एनर्जी हो गई, और जो सात्विक ग्रीन है वो भी अभी सोलर पंप्स में गया है। तो इन सभी बिजनेस जो है, ये सभी आप देख रहे हो कि सोलर पंप्स में कितना डिमांड है। ऑल्दो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो हम देखेंगे आगे जाके जब उन बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तो द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से कि इन सभी बिजनेसेस से, अब ये जो बिजनेस है, ये सभी आपके डोमेस्टिक DCR सेल की तरफ से काम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि आप जो चाइना से नॉन DCR सेल्स होते हैं ना, उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते हो? क्योंकि वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट होती है सेल की, वो कम होती है, लगभग आई थिंक 4 या 6 सेंट्स पर वॉट के आसपास कॉस्ट होती है। वही जो इंडिया में DCR सेल्स है, उसकी कॉस्ट लगभग आप मानिए कि 14 या 15 सेंट्स पर वॉट के आसपास होती है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग डिफरेंस होता है, अब सिंस इंडिया में आपको पूरी जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करना है, तो जो पूरी ट्रैक्शन है, अगर मैं पूरी DCR मार्केट के बारे में बात करूँ, जो FY 27 की डिमांड है, अभी हमने बात किया कि इंडिया में पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है सेल्स की, वो लगभग 20 गीगावाट आप मान लीजिए।
और जो डिमांड है, जो मैं बोल रहा हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना या फिर पीएम कुसुम बोल रहा हूँ, आईपीपीज हो गए, इन सभी से जो डिमांड आता है वो लगभग 30 गीगावाट के आसपास आता है। सो आप ये देख रहे हैं कि सप्लाई कितना है 20-25 गीगावाट के आसपास, डिमांड कितना है 30 गीगावाट। सो जैसे आप होटल इंडस्ट्री को देखते हो ना, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं, जब भी डिमांड और सप्लाई का गैप होता है तो वहां पे आपके जो मार्जिन होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है कि ओवर कैपेसिटी हो रही है इंडिया में, इसका बेसिकली बैकवर्ड चीज क्या है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट, यहाँ जब ओवर कैपेसिटी होगी तो ये रिलेटेड है आपके बेसिकली मार्जिन प्रेशर से। तो अभी हम आगे जाके जब डिस्कस करेंगे तो यू हैव टू सी क्या एक्चुअली हमें मार्जिन प्रेशर दिखता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो भी डिस्कशन हो रहा है पूरे सेक्टर को लेके। तो ये इस तरह से आपको देखना चाहिए। और अभी हमने जो डिस्कशन किया, और ये सिर्फ प्रीमियर एनर्जीज के केस में ये वाला डिस्कशन नहीं है, दिस पॉइंट इज टोटली कॉमन इन द केस ऑफ वाड़ी एनर्जीज को आप देखिए, विक्रम सोलर को देखिए, और जो एमएफ फोटोवोल्टिक करके जो कंपनी आई है। तो आपको इस तरह से देखना है इस ओवर कैपेसिटी की चीज को। अब यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं पूरे चाइना के मार्केट के बारे में। अब ये देखिए, एक्चुअली जो एनालिस्ट्स हैं, पूरे जो सेक्टर में इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है, उनके पास जो ये कंसर्न है कि ओवर कैपेसिटी का कंसर्न है, दिस इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली। एक्चुअली जब आप इसको देखते हो ना कि ये जो कंसर्न का ओरिजिन कैसे होता है, जब पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी इस सेक्टर को देखती है तो दे आर ड्रिवन बाय द एग्जाम्पल्स विच दे आर सीइंग इन द अदर कंट्रीज। अब यहाँ पे आप देखिए, आई हैड ऑल्सो, अगर आपने वो एलॉन मस्क का एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला एक अगर आपने वीडियो देखा है तो वहां पे आप फाइंड करेंगे कि एलॉन मस्क कहता है कि जो चाइना में है लगभग 1500 गीगावाट की बेसिकली मॉड्यूल मेकिंग कैपेसिटी है। अब सोचिए, एक्चुअली जो चाइना में मॉड्यूल्स मेकिंग कैपेसिटी है वो 3x है जो ओवरऑल डिमांड है। व्हाट बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे ओवर सप्लाई है, वहाँ पे गल्ट है। अब वहाँ पे जब पूरी टू मच ऑफ प्रोडक्शन होती है, अब एक वर्ड होता है बेसिकली क्या है, वहाँ पे इंटेंस कॉम्पिटिशन हो गई मार्केट के अंदर। तो इंटेंस कॉम्पिटिशन होती है तो वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर हो जाता है, मतलब प्राइसिंग वॉर हो गया एक तरह से। अब प्राइसिंग वॉर होता है तो क्या होता है कि बेसिकली सभी कंपनीज मार्केट से कैप्चर करने के लिए एकदम सस्ते में मॉडल्स बेचता है। तो जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे वो बैंक्रप्सी हो रही है। और उसी में जब आप देखते हो ना कि ये जो पूरी बातें होती है कि सोलर मॉड्यूल्स के प्राइसेस घटते हैं, तो जब सोलर मॉड्यूल्स के प्राइसेस घटते हैं तो भी कंसर्न होता है, जब सोलर मॉड्यूल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो भी कंसर्न होता है। तो आपको वैसे देखना है। तो अभी आप अगर आप रिसेंटली देखोगे ना, जो न्यूज आर्टिकल्स में एक और नया बेसिकली चीज स्टार्ट हो गई थी कि चाइना में ये जो बेसिकली रिबेट्स वगैरह दिए जाते हैं आपको सोलर मॉड्यूल्स की तरफ, उसको कम कर दिया गया था। अब उसको कम कर दोगे तो क्या होगा, जो बेसिकली नॉन डीसीआर मार्केट है, अब जो चाइना से सेल्स इंपोर्ट होते हैं, मॉड्यूल्स सेल्स इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स तो हमारे यहाँ ऑलरेडी इंडिया में है ही, तो सेल्स इंपोर्ट हुआ, उस सेल्स से आपने मॉड्यूल्स बनाया इंडिया में और बेचा। अब देखिए, वो पहली बात तो किस मार्केट को सर्व करता है, दो मार्केट से हमारे यहाँ, एक डीसीआर मार्केट है, एक नॉन डीसीआर मार्केट है। अब जो चाइना से सेल्स इंपोर्ट होती है वो ऑफकोर्स आपको नॉन डीसीआर मार्केट में सर्व करेगा ना। तो अगर आप कोई भी प्राइसिंग प्रेशर देखते हो तो वहां पे आपके उस नॉन डीसीआर मार्केट में देखना है आपको। अब उस चीज को कंपनीज कैसे टैकल करती है, फॉर एग्जाम्पल प्रीमियर एनर्जीज की बात करते हैं, तो आप देखेंगे ना कि दो तीन चीजें होती हैं। पहला, आप देख रहे हो इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, फॉरेन कैपिटल इनकम जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया से वो बाहर जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो एआई वाली थीम आपकी कोरिया वगैरह या यूएस वगैरह में है। तो एफपीआई का पुल ऑफ हो रहा है। तो उससे क्या होती है, रुपए डेप्रिसिएशन हो रहा है। दूसरा, चाइनीज करेंसी वगैरह वहां पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसके कारण जो एक आप ओवरऑल देखेंगे कि मॉड्यूल के प्राइसेस घटते हैं। दूसरा, चाइना में जो आपकी रिबेट्स वगैरह थे उसको हटा दिए गए हैं, तो वहां से मॉड्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, आप देखिए ना, किसी को बिजनेस करना है तो वो जो अपने ऑर्डर बुक होता है, जनरली लगभग 80 से 90% जो ऑर्डर बुक्स होते हैं इन सभी कंपनीज के, वो आपके बेसिकली डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होते हैं। अब जब आप डॉलर में डिनोमिनेट कर लेते हो तो ऑलरेडी प्राइसिंग की जो फ्लक्चुएशन है उसको आप वहीं से टैकल कर लेते हो। तो बेसिकली एक मेथड से ये लोग अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो नॉन डीसीआर मार्केट होती है तो वहां पे ये लोग जितने भी ऑर्डर होते हैं उसको पास थ्रू ऑर्डर्स करते हैं। तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट होते हैं वो बेसिकली कस्टमर्स को पास ऑन कर दिए जाते हैं। अब उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे क्या होता है, कस्टमर कौन है, डेवलपर है, वो हम डिस्कस करेंगे एक्मे सोलर होल्डिंग्स के वीडियो में। अब हम लोग आते हैं, लेट्स कम बैक टू द, हमने अभी बात किया नॉन डीसीआर मार्केट के बारे में, अब बात करते हैं डीसीआर के मार्केट के बारे में। अब देखिए, डीसीआर मार्केट में क्या होता है, सेल्स आपको खुद से बनाने हैं इंडिया में, जो हमारे इनका नायडूपोटा में एक प्लांट लग रहा है और जो उनकी और भी प्लांट्स है, सेल्स आपको खुद से बनानी है। तो जब आप सेल्स खुद से बनाते हो तो यहाँ पे आपको आरएम प्राइसेस का प्रेशर लेना पड़ेगा, है ना। जैसे हम अगर आप आपने वो पॉलीकैब या केई इंडस्ट्री इस तरह की कंपनीज को देखा है, तो लास्ट फाइनेंशियल डे में वहां पे कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो वहां पे कैसे मार्जिन में इशू आया था। तो अभी जैसे देखिए, और अगर आप जैसे हिंदुस्तान जिंक वगैरह को देखिए, तो वहां पे वो कमोडिटी के प्राइसेस होते हैं, वहां पे उनको फायदा मिलता है। अब इस दोनों एग्जाम्पल्स को हम लोग लेके आते हैं अपने पूरे सोलर सेक्टर के अंदर। अब देखिए, पिछले कुछ समय में आपने ये देखा कि जो बेसिकली ये सिल्वर प्राइसेस हैं, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर के पेस्ट यूज होते हैं आपके सोलर मॉड्यूल सेल्स वगैरह में। तो जो सिल्वर के प्राइसेस थे लगभग 1.2 सेंट्स पर जो मॉड्यूल था उतने कुछ यूज होते थे, तो वो बढ़ के लगभग 2.5 या 2.7 सेंट्स जो हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, सिल्वर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपकी बैलेंस ऑफ मटेरियल होता है, मतलब बेसिकली जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसकी कॉस्ट बढ़ गई और उसका मेजर ड्राइवर क्या था, आपका सिल्वर था। अब
एक पूरा कंसर्न था कि ये जो सिल्वर के प्राइसेस हैं, इसके कारण इन जितनी भी कंपनीज सबके मार्जिन्स आपके अफेक्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज द स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कंपनीज। एक्चुअली में रियलिटी में क्या हुआ है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला सेक्टर के बारे में कि हम मैंने आपको स्लाइड भी दिखाई कि सो लेट मी शो यू द स्लाइड आल्सो, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ पे आप देखिए, तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशंस था कि सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही है, तो उसके कारण जितनी भी कंपनीज उनका मार्जिन में प्रेशर आएगा। तो एक्चुअली इन रियलिटी क्या हुआ आप देखिए, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बात किया कि जो सेक्टर है धीरे धीरे आपकी हायर सेल साइज जो कि G12 वगैरह होती है, G12R होती है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है, सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो क्या होता है ना कि बेसिकली टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो आपकी एक्चुअली जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आप एमई में फोटोवोल्टेइक को देखोगे या फिर विक्रम सोलर को देखोगे या फिर अगर आप प्रीमियर एनर्जीज को देख लीजिए, तो तीनों कंपनी का कमेंट्री एक्जैक्टली सेम है कि वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो सिल्वर की कंजम्पशन है, यू कैन क्लियरली सी कि लास्ट 5 ईयर में प्रीमियर एनर्जीज कहता है कि हमने लगभग 68% आपकी सिल्वर की जो कंजम्पशन है उसको कम कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सिल्वर की कंजम्पशन जो है वो घटते जा रही है और जो आपकी सेल की साइज है वो बढ़ते जा रही है। तो बेसिकली क्या है, एक तरह से आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रहा है। यहीं पे आप ये दूसरा लाइन पढ़िए कि एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय अनदर 30%। सो कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि एक तो हमने सिल्वर की जो इनपुट्स है उसको कम कर दिया है, दूसरा जो सिल्वर की फ्यूचर में यूज होगा हमारे कंपनी में हम उसको भी कम कर देंगे। तो अगेन जो सिल्वर पर डिपेंडेंस है इनका वो कम कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, जब मैंने आपको बोला डीसीआर मार्केट में आपको पूरा खुद के ऊपर लेना पड़ेगा सिल्वर रॉ मटेरियल के प्राइस का इशूज। सो इसके लिए क्या करते हैं, आप ज्वेलरी सेक्टर का ज्वेलरी कंपनी का एग्जांपल लीजिए। बेसिकली आपको हेजिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप प्रीमियर एनर्जीज को देखोगे ना, तो इन्होंने अपने अपने पूरे जो 6 मंथ्स के आगे की इन्वेंट्री ले रखे हैं सिल्वर की और उसको पूरा हेज किया हुआ है। अब हाँ, अब देखिए यहाँ पे दो चीज हो सकती है। एक तो हेजिंग करते हो आप, जैसे आप सेनको गोल्ड को देखते हो, तो सेनको गोल्ड के केस में आपने देखा वहां पे हेजिंग करने से उनको हेजिंग गेन्स मिलता है। तो जब आप इस कंपनी का मार्जिन देखते हो ना, तो आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है कि क्या इस कंपनी को इनके हेजिंग करने से क्या मार्जिन उस हेजिंग का फायदा मिलता है कि नहीं फायदा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको ऐसा समझ में आएगा कि कंपनी का ऑर्गेनिकली मार्जिन कितना इंप्रूव हुआ है या सस्टेन किया है या फिर इनऑर्गेनिक है, आपको हेजिंग का गेन मिला है। तो लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। सो उसके लिए हम लोग इनके फाइनेंशियल नंबर्स को देखते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। सो हाँ, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो इनके एबिटा मार्जिन है, अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्रीमियर के लिए नहीं बोल रहे, हम लोग बाकी जब डिस्कस करेंगे तो वहां भी आ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन है रादर बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मतलब 30.53 से लेकर 30.63 और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। अब क्या ये ऑर्गेनिक है, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है क्योंकि यहाँ पे जो इनके हेजिंग गेन्स है वो बेसिकली अभी तक अनरियलाइज्ड है। उसको कई लोग कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिबल इनकम। इस ये आप कहाँ देख सकते हैं, ये आप इनकी बैलेंस शीट को खोलिए, वहां पे आपको दिख जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के नीचे लिखा है वहां पे। तो बेसिकली वो अभी रियलाइज नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी इनके मार्जिन के नंबर आए हैं ये डिस्पाइट सिल्वर प्राइसेस हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो क्योंकि आपने तो ये देखा कि भाई अभी सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं, तो लॉजिकली तो हमें दिखना चाहिए था कि सिल्वर के प्राइसेस कम हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो आपका ये जो होते हैं नॉन डीसीआर में आपके पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं और सिल्वर के केस में इन्होंने अपने बेसिकली हेजिंग वगैरह किए हैं, तो उन सभी चीजों से प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से आपको इस बिजनेस को देखना है। अब हम लोग अगर सेक्टर के बारे में कुछ और बातें करें, सो सो लेट मी सी। सो ये सारी चीजें हो गई, हम लोग अभी इनके फाइनेंशियल को देख लेते हैं और अच्छे से। सो आप यहाँ पे ये देखिए, तो अभी एक और चीज अगर आप डिस्कस करेंगे हम लोग, तो आप ये देखेंगे कि इनका जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन ऑलमोस्ट फ्लैटिस रहा है। अब इसका कारण क्या हो जाता है, तो इस पे हम लोग अगर डिस्कस, तो जब आप फाइनेंशियल्स को देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इनको दिखेगा आपको कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 5% का ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी लगभग 30% का ग्रोथ है। सो तो जब आप किसी भी रिन्यूएबल्स की कंपनीज को देखोगे ना, खास करके मॉडल्स मेकर या सेल मैन्युफैक्चरर्स, तो आपको इन कंपनीज का जो नंबर्स है, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर जब देखेंगे तो अच्छे से आपको उसका क्लैरिटी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए किसी क्वार्टर में आपका नया सेल प्लांट आ गया, नया मॉडल प्लांट आ गया, तो वहां पे आप देखेंगे कि जब उस प्लांट का रैंप अप होगा, तो वहां पे आपको जो बेसिकली नया और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे और ज्यादा सेल करोगे, तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू में आपको काफ़ी ज़्यादा जंप दिखेगा। जैसे आप देखेंगे ना, विक्रम सोलर को देखिए, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि टॉप लाइन वगैरह काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। सो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रैंप अप दिखता है। वहीं प्रीमियर के केस में क्या है, इनका अभी बहुत सारा जो प्लांट्स है, जो इनके केपेक्स है, वो अभी तक आए नहीं है। कुछ केपेक्स इन्होंने अभी किया है, तो इसी कारण पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे इनका जो रेवेन्यू का नंबर है, टॉप लाइन का नंबर है, वो फ्लैटिस रहता है। तो वो आपके रेवेन्यू को आपको उस तरह से देना है। दूसरा कारण क्या है, अभी देखिए जो क्वार्टर 3 इनका गया है, यहाँ पे दो तरह से सेल्स हमने बात की, एक डीसीआर सेल्स होते हैं, एक आपके नॉन डीसीआर सेल्स होते हैं। हमने ये बात किया कि जो डीसीआर सेल्स है वहाँ पे आपका रियलाइजेशन ज़्यादा है ना, क्योंकि वहाँ चाइना से इंपोर्ट नहीं होता है चीप सेल्स, सारे सेल्स आपके इंडिया में बनते हैं, तो आपको वहाँ पे रियलाइजेशन ज़्यादा मिलता है। और डीसीआर सेल्स है वहाँ पे आपको रियलाइजेशन कम मिलता है।
अब जो क्वार्टर थ्री था वहां पे जो रियलाइजेशन होता है वो डिपेंड करेगा किस सेल की ज्यादा सेल हुई है, किस सेल्स की ज्यादा सेल हुई है। तो आपने ये देखा कि क्वार्टर थ्री में इनका जो नॉन डीसीआर सेल्स थे उनकी सेल ज्यादा हुई है, तो इसी कारण जो इनका टॉप लाइन है वहां पे भी एक थोड़ा सा उस कारण से सप्रेस हो गया है। बट क्या इनके मार्जिन पे प्रेशर आया है? कहने का मतलब ये है कि डीसीआर सेल किया या फिर नॉन डीसीआर सेल किया, उसके लिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो फ्लक्चुएशन हो सकता है आपको। अब कंपनी क्या कहता है कि जो क्वार्टर फोर होगा वहां पे इनकी जो डीसीआर सेल्स की ज्यादा सेल हो रही है वो अगेन रैंप अप किया है, तो आपको दिखेगा कि क्वार्टर फोर में बेटर यहाँ से नंबर्स की टॉप लाइन में दिखेगी। अब यहीं पे हम लोग अगर बाकी चीजों नंबर्स के बारे में बात करें तो हम लोग देखते हैं अदर इनकम के बारे में। अब अगर आप अदर इनकम देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि लास्ट क्वार्टर से अदर इनकम इनकम सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट वन फोर्थ हो गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घट गया है। अब घट गया है, अब ये क्यों हुआ है? ये अदर इनकम क्या होता है? अदर इनकम बेसिकली इनकी जो फिक्स डिपॉजिट्स होती है बैंक्स वगैरह में, वो नंबर है। अब फिक्स डिपॉजिट्स का नंबर कम क्यों हो गया है? वो रिलेटेड है इनकी केपेक्स के एस्पेक्ट में, उस पर हम बातें करते हैं। तो बेसिकली केपेक्स हो गया है तो वहां पे इनके नंबर्स घट गए हैं। अब एबिटा मार्जिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब अगर आप डेप्रिसिएशन को देखोगे ना, डेप्रिसिएशन में आप देख सकते हो कि इनका जो ईयर ऑन ईयर है लगभग ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ये क्यों हुआ है? ये बेसिकली इसका सिंपल सा कारण है। क्या होता है, आप कंपनीज है अपने डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्योंकि पुराने प्लांट्स होता है, तो इन्होंने जो इनका मोनो पीईआरसी वाला प्लांट था उसके ऊपर इन्होंने एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन किया है। तो अभी जब उनका डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट उस प्लांट से कंप्लीट हो गया है तो इसके कारण आपको डेप्रिसिएशन का नंबर कम होता हुआ दिखा है। अब क्या भविष्य में भी ऐसा रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे प्लांट्स जो है FY 26 में आ रहे हैं, तो आपको जो नंबर से आपको इस तरह से देखना है। अब हम लोग बातें करते हैं इनके केपेक्स के बारे में। तो केपेक्स का अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली जो प्रीमियर एनर्जीज है ये कहता है कि जो हमारा FY 27 होने वाला है ये बेसिकली एक तरह से इनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो अब अगर आप हम लोग केपेक्स के बारे में देखें तो उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है इनकी। अगर आप प्रेजेंट कैपेसिटी देखोगे तो अभी इनका मॉड्यूल कैपेसिटी लगभग 5.1 गीगावाट है और सेल कैपेसिटी लगभग 3.2 गीगावाट है। अब इन दोनों चीजों में इन्होंने अभी जनवरी के अंदर डी बॉटलनेकिंग किया है, लगभग 100 करोड़ का केपेक्स किया है, तो उससे लगभग ये 0.4 गीगावाट के आसपास बढ़ गया है। तो कहने का मतलब मॉड्यूल का 5.5 मान लीजिए, सेल्स लगभग 3.4 या 3.6 के आसपास मान सकते हो। तो ये तो इनके हो गए प्रेजेंट केपेक्स के बारे में। अब यहाँ से इनके जो आगे के केपेक्स होने वाले हैं, तो इस स्लाइड में यहाँ पे ये लोगों ने जो मैं बता रहा था आपको कि जो ब्राउनफील्ड एक्सपांशन किया है उसके बारे में बेसिकली ये लोग बता रहे हैं। अब ये ब्राउनफील्ड एक्सपांशन क्या क्यों किया, अगेन आप देख रहे हैं कितना सेक्टर में ये लोग जो कहते हैं, हमने डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में, जो सेक्टोरल में आपको डिमांड दिख रहा है तो उसके लिए बेसिकली डी बॉटलनेकिंग की गई है। अब उससे इनका सेल प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ गई है। अब अगेन ये जो दोनों बने हैं, ये पूरा जैसे सेल्स लगा है इनका लगभग 400 मेगावाट, ये अगेन किस डिमांड को फुलफिल करेगा? ये आपकी टोटली जो डीसीआर मार्केट है उस डिमांड को फुलफिल करेगा। अब हम लोग आगे अगर बात करें तो हमने ये पिछले क्वार्टर के वीडियो में डिस्कस किया था, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इनका सीतारामपुर और जो आपके नाइडोपुटा प्लांट है, नाइडोपुटा वाला जो प्लांट है इनका, ये बेसिकली ईपैक प्रीफैब बना रहा है आई थिंक, तो आप देख सकते हैं उस बिजनेस को भी। तो इनका जो नाइडोपुटा वाला प्लांट है वहां पे आपका बेसिकली आई थिंक 7 गीगावाट का इनका सेल लाइन आ रहा है। अब वो सेल लाइन जो है अगेन आपको टॉपकॉन में G12 लाइन्स की तरफ से आएगा। अब वो दो फेज में आएगा, 4.8 गीगावाट का जून में आएगा और एक 2.2 गीगावाट का आएगा। अब यहाँ पे आई विल आप इनको नोटिस कीजिए, बेसिकली सितंबर 26 में आ रहा है। जो मॉड्यूल प्लांट है लगभग 5.6 गीगावाट वो कब आ रहा है? वो भी मार्च 26 में आ रहा है। तो दिस इज द एक्सपांशन, दिस इज हैपनिंग इन द अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स, अपकमिंग फ्यू मंथ्स में होगा। अब यहीं पे ऑर्डर बुक में हम लोग आते हैं, बट उसके पहले हम लोग और कुछ न्यू बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब इन्होंने, आपने देखा अगर आप वाड़ी एनर्जीज को ट्रैक करते हो तो उनका वापी और वलसाड़ में जो नए प्लांट्स लग रहे हैं, तो जहाँ पे वो लोग बेस्ट की फैसिलिटी अपने ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर्स वगैरह, एल्यूमिनियम फ्रेम्स सब कुछ बनाने की बात करते हैं। तो बेसिकली कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आपसे बात करते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम्स की बात करते हैं। तो आपने ये देखा जैसे नालको है हमारे इंडिया में, उड़ीसा में प्लांट है ना, तो उड़ीसा बक्साइट और जो होते हैं ये सब आपके उड़ीसा झारखंड एरिया जो हो गया, वहाँ पे आपके एल्यूमिनियम के ओर्स मिलते हैं। तो हमारे कंट्री में एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक है। अब प्रोडक्शन काफ़ी है, बट जब प्रोडक्शन होती है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्यूमिनियम फ्रेम्स में। एल्यूमिनियम फ्रेम्स कहने का मतलब क्या है? उसको बेसिकली आपने अगर वो बचपन में एक्सपेरिमेंट्स देखा होगा ना, गैल्वेनाइजिंग वगैरह करते हैं, जो एल्यूमिनियम के ऊपर एक आपकी, जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर होती है ताकि उसमें जंग नहीं लगता है। तो बेसिकली उसको कहते हैं एनोडाइजिंग टेक्निक कहते हैं। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन तो काफी ज्यादा है, बट ये जो एनोडाइजिंग कैपेसिटी होती है वो लगभग सिर्फ 20% है। मतलब मान लीजिए अगर 100 किलो का एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, तो लगभग हम सिर्फ 20 किलो ऑफ एल्यूमिनियम को ही प्रोसेसिंग कर पाते हैं, कहने का मतलब एनोडाइज कर पाते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीडाइज की लेयर लगा पाते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे एल्यूमिनियम फ्रेम्स है, अब देखिए एल्यूमिनियम फ्रेम्स हो गया काफी कोई हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है, कोई एक कमोडिटी की तरह से ट्रीटमेंट होगी, बट अगेन इंडिया में उसकी कैपेसिटीज नहीं है, तो हमें उस एल्यूमिनियम फ्रेम्स को भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से कौन है? अगेन चाइना से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का फोकस है कि हम सिर्फ मॉड्यूल्स, सेल्स, वेपर्स, इनगॉट्स में ही नहीं जाने की बात करते हैं, हम इसे वर्टिकली और डाउनवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है,
जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, ट्रांसफार्मर्स हो गया। अब ट्रांसफार्मर से अगर हम बात करते हैं, हमने ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स देखा, तो वो सेक्टर में भी पूरी बातें ये हुई कि ट्रांसफार्मर की डिमांड कम हो गई है। तो आप बेसिकली ये देखिए कि वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है वो पॉइंट। तो ट्रांसफार्मर्स की भी डिमांड काफी ज्यादा है। सेम वे आप इन्वर्टर्स को देखते हो, इन्वर्टर्स का क्या है, उसमें एक चीज है कि भाई इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन करना है, तो वो डिमांड है। और जैसे मैंने अभी एल्यूमिनियम फ्रेम्स के बारे में बात किया, तो सिर्फ आपकी प्रीमियर कंपनी नहीं, बाकी कंपनीज को जो आप देखेंगे ना, सब लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाने की बात करता है इस तरह से। तो उस चीजों को कंटेक्स्ट में रखते हुए अगर आप देखेंगे ना, तो आपको फिर समझ में आएगा कि ये लोग इस तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना क्यों चाहते हैं। तो वहीं पे आप देखिए कि जो बेसिकली ट्रांसकॉम इन्होंने कंपनी एक्वायर की है, तो अब इस कंपनी में भी लगभग ये लोग जो इनका कैपेसिटी है वो आई थिंक 14 16 14 10 प्लस 4 14 और आई थिंक 2 गीगावाट एम्पियर्स की पहले से कैपेसिटी है। तो लगभग 16.5 गीगावाट एम्पियर्स की कैपेसिटी करने की बात करते हैं। और आने वाले 1 या 1.5 साल में आई थिंक FY 28 तक लगभग ये लोग 1,000 करोड़ रेवेन्यू इस ट्रांसफार्मर बिजनेस से करने की बात करते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर बिजनेस का, तो यहाँ पे जैसे अगर आपने ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, सिल्चर टेक, क्वालिटी पावर, इन सभी कंपनीज को देखा है, तो कंपनियां जो है धीरे धीरे अपनी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स की तरफ बढ़ रही है। तो वही जब ये लोग भी ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं ना, प्रीमियर एनर्जीज, तो इसमें भी ये लोग बेसिकली हायर वोल्टेज की तरफ बढ़ने की बात करता है। अब हायर वोल्टेज में बढ़ने से क्या होता है, आपके जो मार्जिन होते हैं, बेसिकली कंपनी का जो एंट्री बैरियर होता है वो बढ़ जाता है। सेम चीज ये लोग इन्वर्टर्स में भी करने की बात करते हैं, सेम आपका वाड़ी एनर्जीज भी कर रहा है। तो कंपनी इस तरह से आगे बढ़ने की बात करती है, एंड द सेम स्ट्रेटेजी दे आर फॉलोइंग आल्सो इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम्स आल्सो। अब इसके अलावा हम लोग बेस की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेस में ये लोग क्या करना चाहते हैं, तो अगर आप देखेंगे, सो ये रहा बेस। अब देखिए, ये जो इन्होंने टेंडरिंग के बारे में बोला है, ये बेसिकली IESA की रिपोर्ट से बोला है, जिसको मैंने पहले भी शेयर किया था। तो बेस के बारे में क्या है, अभी देखिए, अगेन वहाँ पे ये चीजें हुई कि चाइना ने कुछ लिथियम सेल्स वगैरह के कुछ वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ा दिए, तो सेल्स की जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी बढ़ने लग गई हैं। अब क्या उससे सेक्टर की डिमांड ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बेस की जो रिक्वायरमेंट है, हमने जैसे पेस्ट डिजिटेक की वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बेस की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली सोलर पूरे सेक्टर की एडॉप्शन में हेल्प करता है ना। तो बेस इज अ रिक्वायरमेंट, नॉट अ नेसेसिटी। मतलब उसको आना ही पड़ेगा एक तरह से, अगर सेक्टर में आपको ऑफटेक करना है तो। उस कंटेक्स्ट में आप देखिए, तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना कि जो बेस की ओवरऑल इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी मान लीजिए आप लगभग 500 मेगावाट आवर की है, और पिछले कुछ 2 या 3 सालों में आपने देखा बहुत सारे टेंडर्स लगे। तो टेंडर्स लगते हैं, जैसे आप अगर एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखते हो, तो वहाँ पे आई थिंक चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनका जो तेलंगाना का प्लांट है वो अभी धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि जो अपकमिंग ईयर है वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 500 मेगावाट आवर से 5 गीगावाट आवर, कहने का मतलब क्या है, 10x आपकी बेस की ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन होगा। तो उसी का रिजल्ट आप देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखता है कि ये जो बेसिकली लोग बता रहे हैं कि टेंडर इश्यूज वगैरह है वो भी कैसे तेजी से बढ़ रहा है। अब इसी चीज को आप कनेक्ट कर सकते हो जो पूरे ये इशू चल रहे हैं, PPA कैंसिलेशन वगैरह वगैरह के इशू चल रहे हैं। तो उस चीजों में डिटेल में नहीं जाते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके प्लेन वनीला सोलर से चेंज होकर आपके सोलर प्लस बेस के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो उस चीजों को आप देख सकते हो कि जो बेस के प्रोजेक्ट्स हैं आपके FDRA प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये सारे जो चीज है ये बेसिकली लोग इनको कहते हैं पीक पावर PPAs कह लेते हैं, राउंड द क्लॉक कह लेते हैं। तो ये सभी चीजों को देखिए। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। अब एज अ कंपनी प्रीमियर यहाँ पे क्या करना चाहता है, तो प्रीमियर यहाँ पे करेगा बेसिकली बेस का जो प्लांट है, आई थिंक 6 या 7 गीगावाट आवर की बेस की प्लांट लगा रहे हैं। उसमें क्या करेंगे, ये लोग चाइना से सेल्स इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस पर लोअर इंपोर्ट ड्यूटी है, आपको आर्बिट्राज मिलता है। अब उस पे आप उसको कंटेनराइजेशन करोगे, उसको कंटेनर में पैक करके बैटरी पैक्स बना के सेल करोगे उसको, है ना, तो बिजनेसेस को। तो दिस इज देयर होल बेस की स्ट्रेटेजी। तो ये लोग पूरा एंड टू एंड हमने बात कर ली, इनका केपक्स के बारे में क्या चीजें बातें चल रही हैं। तो अब केपक्स करोगे आप, तो साथ ही साथ आपको डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो अगेन आप इसको जो हम फाइनेंशियल में डिस्कस कर रहे थे कि ऑल्दो इनका केपक्स अभी कम हो गया है, तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको केपक्स में बढ़ता हुआ चीजें आपको दिखेगी वहाँ पे। तो आपको उस तरह से देखना है, बट अगेन उससे आप टॉप लाइन ही बढ़ेगा, उस पर हम लोग आते हैं गाइडेंस पे। सो दिस वाज द होल स्ट्रेटेजी फॉर देयर केपक्स। अब इस केपक्स के लिए इनको FY 27 में इस कैलेंडर ईयर जो होगा, इसमें लगभग 6,000 करोड़ के आसपास केपक्स में स्पेंड करने वाले हैं। उसमें जो एक लार्ज चंक ऑफ जो केपक्स होगा आपका, वो जाएगा सेल्स और मॉड्यूल प्लांट्स के लिए। वन मोर केपेक्स विच वी मिस्ड कि वो है आपका इनगॉट्स और वेफर्स के बारे में। अब इनगॉट्स और वेफर्स के बारे में क्या स्ट्रेटजी है ये आपको समझना है, तो हम लोग लेट्स गो टू दैट। सो आते हैं हम लोग। सो इनगॉट्स और वेफर्स के बारे में अगर है, तो इसमें क्या है ना, अभी गवर्नमेंट का बेसिकली जो ALMM लिस्ट है, तो ALMM लिस्ट 3 जो है वो बेसिकली इनगॉट्स और वेफर्स के बारे में बातें करती है। तो अब जो ALMM लिस्ट है इसके बारे में जितनी भी कंपनीज को देख रहे हो ना आप, धीरे धीरे ALMM लिस्ट 3 के बारे में गवर्नमेंट की भी धीरे धीरे गाइडलाइंस वगैरह आ रही है, चीजों में क्लैरिटी धीरे धीरे लोगों को मिल रही है। तो जो इनका मिशन 28 है, यह इसकी बेसिकली स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे लोग 2 फेजेस में लेके आएंगे, 5 गीगावाट और देन अगेन 5 गीगावाट। तो उस पर ये लोग पूरा अपने इनगॉट्स वेफर्स सेल्स, इनगॉट्स और वेफर्स में लाने की बात करते हैं। बट अगेन ये जो चीज है अभी
ये बेसिकली एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो अभी जो इनका अपकमिंग ईयर हो गया, फिर 1 से 2 साल हो गया, वहाँ पे इनका इनगॉट्स वेफर से कुछ बेसिकली रेवेन्यू आने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट से क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो ये लोग ये भी यही कहते हैं कि ये जो प्लान्स हैं इनके, ये थोड़े-से ट्विक हो सकते हैं। तो आपको उस तरह से देखना है। और जो इनके एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इनके पूरे ऑर्डर बुक की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगर आपको ऑर्डर बुक के बारे में समझना है, तो पहली बात तो जब आप जितनी भी सोलर कंपनीज़ को देखते हो ना, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ये जो ऑर्डर बुक्स यहाँ पे होते हैं, दिस ऑर्डर्स डू नॉट कम इन द लीनियर फैशन। कहने का मतलब क्या है, जनरली जितनी भी कंपनीज़ हैं, इन सभी के जो ऑर्डर्स होते हैं, वो लम्प्स में आते हैं। लम्प्स में क्यों आते हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट्स के टेंडर्स वगैरह होते हैं, वो भी लम्प्स में आते हैं। वो ऐसा नहीं है आपको हर क्वार्टर को लीनियरली आपको ऑर्डर्स आने हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। अब देखिए, जो पूरे टेक्नोलॉजीज़ का इवॉल्वमेंट है, वो तो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। तो कंपनीज़ जो है, जैसे अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेक्टिफायर्स भी देखा है, तो वहाँ पे भी कंसर्न लोगों का ये आया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑर्डर बुक में ग्रोथ नहीं हुआ है। तो उसका जो कारण होता है कि कंपनीज़ वहाँ पे उन्होंने कहा था कि क्वार्टर फोर में हमारे ऑर्डर्स के इनटेक आएँगे। तो वैसे जब आप इस कंपनीज़ को भी देखोगे ना, तो यहाँ पे जो ऑर्डर बुक के ट्रेंड्स हैं, कंपनियाँ जनरली 12-18 मंथ से ऊपर की ऑर्डर बुक्स लेता नहीं है। तो अगर आप इनका प्रेज़ेंट ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो लगभग 13,000, साढ़े 13,000, 14,000 करोड़ के बीच में ऑर्डर है। तो अगर हम लोग नंबर्स को भी देख लेते हैं एक्ज़ैक्टली, तो आप ये फाइंड करेंगे कि इनका जो ऑर्डर बुक है, लगभग 9.4 गीगावाट का ऑर्डर बुक है। अब जो कि ट्रांसलेट करता है आपके रुपीज़ के टर्म्स में लगभग 13723 करोड़। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे आप ये देख लीजिए, एक्सपोर्ट सेगमेंट 0 है। तो जितना भी आपको यूएस के टैरिफ वाला इश्यू है, वो यहाँ से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और दूसरा चीज़ क्या है, ये उनसे इंसुलेटेड भी है, जो टैरिफ के प्रेशर चल रहे हैं। अगेन, जो एक्सपोर्ट बिज़नेस है, उसको हम लोग वाड़ी एनर्जीज़ के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं, अगर हम लोग इम्पोर्ट के मतलब, और अगर हम लोग इनके ऑर्डर बुक के स्प्लिट को देखें, तो आप ये देखिए कि सेल्स के ऑर्डर हैं लगभग 54% के हैं और मॉडल्स के 46% पे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप ये देख सकते हैं, जो सेल्स के 54% के हैं, ये सारे के सारे आपके डीसीआर वाले मार्केट में हैं। तो जितनी भी क्वेश्चंस होती है कि आने वाले समय में आपके मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, तो जैसे अभी इनके 30% मार्जिन्स है। अगर आपने एल्पेक्स को भी देखा है, तो वहाँ पे भी 30% से ऊपर मार्जिन्स है। अगर आपने एमईवे फोटोवोल्टाइक्स को देखा है, उनका 30% के ऊपर मार्जिन्स है। तो जो क्वेश्चंस ये होते हैं कि मार्जिन में प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, दैट मार्जिन प्रेशर इज सीन इन द केस ऑफ नॉन डीसीआर मार्केट, जहाँ पे सेल्स बाहर से इंपोर्ट होती है। और उसके बावजूद भी इस कंपनी ने अभी इस क्वार्टर में तो वहाँ से बेटर मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। अब बात करते हैं डीसीआर मार्केट में। अब डीसीआर मार्केट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डिमांड सप्लाई का गैप कितना ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मार्जिन्स का प्रेशर दिख रहा है, वो एटलीस्ट अपकमिंग जब तक ये डिमांड सप्लाई का गैप चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पे तो आपको नहीं दिखेगा। और दूसरा चीज़ क्या है, डीसीआर के केस में आपको रियलाइज़ेशन भी ज़्यादा होता है। तीसरा चीज़ क्या है, अभी जून से एएलएम 2 आ जाएगा, तो वहाँ से आपको देखेंगे कि डीसीआर सेल्स की जो डिमांड है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो उस तरह से आपको ऑर्डर बुक्स को देखना है। तो इस तरह से इनका ऑर्डर बुक है, और बात बचा जो, वो आपका अगेन जो मॉड्यूल मार्केट होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इन्होंने सेल्स बनाया, जो सेल्स होंगे, अब वो सेल्स ये लोग मॉडल्स में यूज़ करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके मॉडल्स के रूप में बेचेंगे। अब दूसरा कंपोनेंट मॉडल्स का ये भी होगा कि जहाँ पे वो लोग नॉन डीसीआर सेल्स को बाहर से इंपोर्ट करेंगे, वो मॉडल्स में लाएँगे और उस तरह से बेचेंगे। तो ये इनकी पूरी ऑर्डर बुक के बारे में हो गया। अब और अगर हम लोग कुछ बातें करें, हाँ, एक और चीज़, अब देखिए, तो अभी जैसे हमने ये बोला कि इनका जो सेल प्लांट है, सेल प्लांट इनका 1 या 2 गीगावाट का सेल प्लांट प्रेज़ेंट है और अभी 7 गीगावाट का सेल प्लांट इनका आ रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि जैसे डिमांड के बारे में बातें होती हैं, तो आने वाले एफवाई 27 के एंड तक जो सेल प्लांट है इनके ऑलरेडी पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। अब सोल्ड आउट कैसे हुआ है? तो अगर आप इनका देखेंगे ना, जो सेल प्लांट्स होते हैं उसकी रैंपिंग अप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखिए कि ऑल्दो इनका लगभग 7 + 8 9 लगभग 10 गीगावाट के आसपास इनका सेल प्लांट आ जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर, एग्जैक्ट नंबर्स आप देख सकते हैं। बट सिंस उसकी रैंपिंग अप होनी है, जैसे कुछ एक प्लांट आपका जून में आने वाला है, कुछ एक सितंबर में आने वाला है। तो जब रैंप अप होगी, उसको रैंप अप होने में लगभग 9 महीने, कुछ केसेस में 18 मंथ्स तक भी जाता है फुली रैंप अप होने में। तो इनको जो पूरा रेवेन्यू है, उससे पूरा नहीं मिल पाएगा। तो लगभग इनको 1 क्वार्टर का रेवेन्यू मिलेगा। तो अगर आप उसके बेसिस पे एंड बेस्ड ऑन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो निकालोगे एक्ज़ैक्टली, तो लगभग 0.990% लेके अगर आप निकालेंगे, तो लगभग इनका पूरा सेल्स का जो रेवेन्यू है, वो लगभग आपको 6-7 हज़ार करोड़ के बीच में आएगा। अब 6-7 हज़ार करोड़ आपके सेल से आ जाएँगे और 3 से 4 हज़ार करोड़ आपके मॉड्यूल्स आएँगे। कुछ आपके इनके रिटेल सेल्स होती हैं, स्पॉट मार्केट में सेल्स होती हैं, कुछ इनका ईपीसी में सेल्स होता है। तो अगर आप उन सभी चीज़ों को एक अप्रॉक्सिमेटली जोड़ोगे ना, तो आपको जो इनका रेवेन्यू है, जो एफवाई 27 होगा, वहाँ पे लगभग आप देखेंगे लगभग 14,000 करोड़, 13 से लेके 50,000 करोड़ के बीच में आएगा। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इससे बेसिकली मैं आपको गाइडेंस की तरफ से लेके जाने की बात करता हूँ। तो वो तो मैं एफवाई 27 की बात कर रहा हूँ। एफवाई 27 देखिए आप यहाँ पे कितना रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है इनका ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि जितने भी सेल प्लांट्स हैं इनके, ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। मॉड्यूल्स के केस में लगभग 70-75%, सेल्स के केस में 85-90%। तो
आपको ये दिखेगा कि क्वार्टर 4 के अंदर मे बी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा जंप दिखेगा क्योंकि डीसीआर सेल्स वहाँ पे सेल की इंक्रीज होगी। बट ओवरऑल ऑन अ बेसिस कि अगर आप एफवाई 26 देखोगे ना, तो लगभग जो एंड करेगा लगभग 7,500 करोड़ पे एंड करने वाला है। और जो एफवाई 27 होगा तो वहां पे लगभग आपको ऑलमोस्ट 80-90% का जंप दिखता है। तो तभी ये जो पूरी आपकी बिजनेस है, मतलब प्रीमियर एनर्जी जो है, वो कहता है कि जो हमारा एफवाई 27 होने वाला है वो हमारा एक तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह से होगा। तो इनको आपको एक तरह से जब आप देखेंगे ना बिजनेस को, तो आपको दिखेगा कि एफवाई 26 में मतलब उतना आपको रैपिड ग्रोथ नहीं दिखता है। बट जब एफवाई 27 आएगा, मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 आएगा, वहां से यू विल फाइंड कि क्योंकि इनके ट्रांसफॉर्मर्स बिजनेस हो गया, उन सभी का भी आपका कुछ दिसंबर में आएगा, कुछ जनवरी में भी आने वाला है। तो वो आपको पूरा जो पीरियड रहने वाला है एफवाई 27 वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ये तो सारे पूरे इनके बिजनेस के बारे में बात हो गई। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ओवरऑल सेक्टर में कौन सर्वाइव करने वाला है, कौन चेंजेस होने वाली हैं। तो इसके लिए लेट मी शेयर वन पेज। सो अर्ली मूवर्स एडवांटेज आई वांट टू शो। हाँ, ये देखिए। तो देखिए, तो बेसिकली सेक्टर ट्रांजिशन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो बेसिकली मैंने एक माउंटेन क्लाइंब वाला एग्जांपल दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक रेस शुरू होती है तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके मॉडल्स मेकर्स को। उसमें से 100 में से कुछ 50 लोग होंगे जो कि सेल्स में भी इंटीग्रेट कर पाएगा, तो 50 हो गया। फिर थर्ड स्टेज में कुछ आपके बेस्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 25 हो गया। फिर आप आगे बढ़ोगे, कुछ वेवर्स वगैरह बनाएंगे तो 10 पे पहुंच गए। फिर कुछ में आपकी जितनी भी एंसिलरी प्रोडक्ट्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गया, आपका इन्वर्टर्स हो गया, एल्यूमिनियम फ्रेम्स हो गए, ये सब बनाएंगे। तो बेसिकली जो सेक्टर का आउटलुक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, तो कहने का मतलब ये है कि एट द एंड कुछ 7 या 8 प्लेयर्स ही जो हैं पूरे मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हो इंडिया में कौन सी डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं। वारीज हो गया, विक्रम सोलर हो गया, जिनके पास बड़े बड़े सेल प्लांट्स हैं। तो सेक्टर उस तरह से इवॉल्व करने वाला है। अब इसमें आप देखिए, ऐसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो जो कंपनीज ऑलरेडी सेल्स प्लांट्स लगा चुका है, ऑलरेडी रैंपिंग अप कर रहा है, उनको बहुत हेल्प रहेगा उस सेक्टर में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहीं पे जो कंपनी है ये भी इसी बारे में बात करता है कि जो न्यू मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनके छोटे प्लांट्स होंगे, उनको लेवरेज मतलब डेप्थ वगैरह लेना पड़ेगा, प्रेशर टू इंटीग्रेट बैकवर्ड इनटू इनवर्ट्स और वेवर विदाउट गेटिंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस। तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ नीड टू अपग्रेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज आपका जो मोनो पीईआरसी है वो सब तो काम नहीं आएगा। तो और सिमिलरली जो बेसिकली वेल डाइवर्सिफाइड है, फुल्ली फंडेड है, इसको बैंकेबिलिटी कहते हैं, तो वो सभी जो कंपनीज है वो अच्छे से काम कर पाएगा। सो ये चीजें हैं। सो आई होप कि आपको पूरे पॉइंट सेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा, प्रीमियर एनर्जी के बारे में ये लोग करना क्या चाहता है। तो अभी अगर आप ये फाइनेंशियल ईयर देखोगे ना, तो प्रीमियर एनर्जी से केस में उतना ज्यादा आपको रेवेन्यू में जंप नहीं दिखेगा। अब जब आप इनका जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, वहां पे हमको ये देखना है कि इनके जो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी है, सिंस हमने डिमांड सप्लाई के बारे में पूरा बात किया, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्जिन इनके प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्रोवाइडेड कि जो पूरा सिल्वर के प्राइसेस वगैरह हैं इतना ज्यादा इंपैक्ट ना कर पाए कि जो इनका अभी तक हेजिंग वगैरह हुआ है वहां से भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो सारे कंसर्न्स को हमें देखना है। और बाकी डिमांड के बारे में तो सारी चीजें हम देख ही रहे हैं। और रही बातें जो पीपीएस कनेक्टिविटी के बारे में है और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम रिस्पेक्टिव वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।